तो आज की नया वीडियो है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, संदीप शर्मा। आज हम जो टॉपिक पर बात करने वाले हैं, सेम हम अभी जो हमारी सीरीज चल रही है ये कंस्ट्रक्शन पे चल रही है। इसमें कंस्ट्रक्शन में आप देख रहे होंगे, इसमें कंस्ट्रक्शन में बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें 9 अलग अलग कंपनीज, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, कुछ प्राइवेट लिमिटेड बनेंगी, कुछ LLP बनेंगी। यानी कि जहाँ हमें कुछ NRIs आएंगे अगर हमारे साथ में, या कुछ और लोग आएंगे जो फॉरेन ये वाली जो कंपनी सारी हैं, ये ऑलमोस्ट इंडिया और इंडिया से बाहर की भी होने वाली है। तो इसमें LLP कंपनी बनने का बहुत सारे चांसेस रहेंगे। इसमें इंडिया वालों के लिए भी है और NRIs वगैरह के लिए भी है, जो हमारे साथ जुड़ना चाहें, जो पार्टिसिपेट करना चाहें। नहीं तो बिल्कुल अपना ज्ञान वर्धन करें अपने साथ में, तो बहुत बेस्ट रहेगा आपके लिए। तो शुरू करते हैं। तो ये कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग और रोड्स है, और ये एक ट्रंकी बेसिस वर्क लेने के लिए बहुत विंटेज बिजनेस है, बहुत विंटेज। इसमें आपको मालूम है कि जिस तरह को आप ठेकेदार कहते हैं, जिस तरह से आप रोड्स बनाने वाले लोग कहते हैं, बिल्डिंग्स बनाने वाले लोग कहते हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज ऑलरेडी हैं भी इसके अंदर। LNT आप जानते ही होंगे, टाटा की भी कंपनीज हैं, रिलायंस की भी कंपनीज हैं, मतलब वर्ल्ड की बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं और बहुत बड़े बड़े लोग हैं। तो आप सब लोग इसके अंदर किस तरह से काम करेंगे या किस तरह से हम आपसे काम करवाएंगे, क्योंकि आपने तो काम करना नहीं, बट आपने देखना है और उसको संभालना है। तो ये भी आपके लिए बहुत बड़ा काम है, क्योंकि अगर कंपनीज आगे बढ़ती हैं तो किस तरह से आप अपने आप को और अपनी इन्वेस्टमेंट को आगे बढ़ाते हैं। तो हम बात करते हैं, आते हैं अपने पॉइंट पे। ये कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, एक कंपनी जो बनेगी वो कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स बनेगी सिर्फ। इसमें रोड्स कम होंगे, बट रोड्स का काम भी हो सकता है। इसमें इलेक्ट्रिफिकेशन होता है, इसके अंदर इलेक्ट्रिफिकेशन का वर्क रहता है, इसमें प्लम्बिंग का वर्क रहता है, इसके अंदर इंक्लूडिंग बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो लेकिन कहते हैं हम इसको कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स ही है। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग के बारे में जब हम आपको बताते हैं, तो इसमें बहुत तरीके की अलग अलग कंपनीज बनेगी। जैसे आप दूसरा नंबर देख रहे होंगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स एंड ब्रिजेस। ये रोड्स एंड ब्रिजेस ये बहुत ज़्यादा टर्नओवर वाला वो है, इसमें मार्जिन बहुत कम रहते हैं, बट इसमें टर्नओवर इतनी हो जाती है कि उसका प्रॉफिट जो है बहुत ज़्यादा आके निकल के जाता है। तो इसका हमें भी नहीं मालूम होता कि हम ऑलमोस्ट कितना दे पाएंगे इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर वर्क इतने होते हैं और इसके अंदर बहुत सारे टेंडर्स होते हैं जो अलग अलग गवर्नमेंट्स के टेंडर्स में बिल्कुल अलग रहता है, प्राइवेट के टेंडर्स में बिल्कुल अलग रहता है, और इसमें इन्वेस्टमेंट भी बिल्कुल डिफरेंट रहती है। तो लेकिन जो हम आपको बता रहे हैं, आपको मालूम ही है कि जैसे मैं दोबारा आपको बताता हूँ कि 14 लोग रहते हैं जो प्राइवेट लिमिटेड बनेगी, बट मैं इतना जानता हूँ कि जितनी भी कंपनीज बनेगी ऑलमोस्ट LLP कंपनी बनेगी, क्योंकि सिर्फ इंडिया में ही काम नहीं करेगी, इंडिया के आसपास वाले पड़ोसी देशों में भी काम करेगी, जिसमें श्रीलंका है, बांग्लादेश है, और मिडिल ईस्ट की कुछ कंपनियाँ हैं। तो ये उन सब कंपनीज में काम करेंगी। तो आप को मैं बड़ा ध्यान से बताना चाहता हूँ कि ये कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स में, इसमें हमारे पास जो कंपनीज़ हैं, मैंने पहले उसके बारे में बताया था कि हम इस एक अकेली कंपनी में काम नहीं कर रहे। जो सर्विसेज की कंपनी हैं वो सर्विसेज की रहेंगी, और जो स्टॉकिस्ट हैं वो स्टॉकिस्ट रहेंगे। हम कोई सीमेंट का प्लांट नहीं खोलने वाले, इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। अभी ये सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है जो सिर्फ सर्विसेज करेंगे। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि सेकंड नंबर जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स है, इसमें टर्नओवर ज़्यादा रहती है, इसलिए इसकी बिल्कुल डिफरेंट कंपनी है। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग जो है ये बिल्कुल अलग कंपनी है। इसमें 10th फ्लोर तक भी हो सकते हैं, 20 फ्लोर तक भी हो सकते हैं, 30 फ्लोर्स पर भी हो सकते हैं, 40 फ्लोर तक भी हो सकते हैं। इसके डिज़ाइन सारे अवेलेबल रहेंगे हमारे पास में। इसमें जितने आर्किटेक्ट्स हैं उनके लिए बहुत है कि जो आर्किटेक्ट्स हैं वो हमें अपने, अगर हमें जहाँ उनकी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, वो हमारे पास आर्किटेक्ट्स हैं जो आर्किटेक्ट्स अपने डिज़ाइन बना के रेडी रखते हैं, और फिर हम अपने क्लाइंट को बोलते हैं कि ये चीज़ें यहाँ पे शुरू हो सकती हैं और यहाँ पे हो सकती हैं। अगर हम इसको टाइम पे ख़त्म कर पाएँ तो डेफिनेटली वी कैन गेन द मार्जिन्स आल्सो। अब इसमें तीसरी चीज़ देख रहे होंगे आप, तीसरी चीज़ जो है इसमें है ये सीमेंट एजेंसी। मतलब सीमेंट एजेंसी का मतलब आप ये जानें कि पूरे इंडिया में जहाँ जहाँ सीमेंट एजेंसीज, मतलब जैसे हमारे पास 4 कंपनीज़ हैं जिसके मैंने आई कैन नॉट डिस्क्लोज दिस थिंग कि कौन कौन सी कंपनी है इसके अंदर आएंगी, क्योंकि पहले से डिस्क्लोज कर देते हैं तो फिर वो बनेगा नहीं। बट जो 4 सबसे बड़ी रेप्यूटेड कंपनीज़ हैं उसकी सीमेंट एजेंसीज हम ले सकते हैं इस कंपनी में। तो सीमेंट एजेंसीज कहाँ कहाँ रहेंगी? अब आपका मतलब ये है कि अगर आप पंजाब में रहते हैं तो पंजाब में सीमेंट एजेंसीज रहेगी, या आप कहेंगे कि मैं असम में हूँ तो असम में कैसे रहेंगी?
काम आप यहाँ कर रहे हैं, पार्टनर आप यहाँ पे हैं, तो सीमेंट एजेंसी से आप ऐसे कैसे ले सकते हैं? तो इसको स्टॉकिस्ट बोलते हैं। स्टॉकिस्ट मतलब आप एक जगह पर स्टॉक रख लेते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, रेट अप एंड डाउन होने की जिम्मेदारी हमारी रहती है। हम एक पर्टिकुलर अमाउंट देकर उसको इस सीमेंट को हायर कर लेते हैं, जो पूरे इंडिया के लिए भी हो सकता है और एक अलग अलग स्टेट के लिए भी हो सकता है। तो ये मैंने अभी एजम्पशंस नहीं किए हैं कि कौन कौन सी कंपनियां कहाँ कहाँ खुलेंगी। जिस तरह से आप लोगों का व्यवहार होगा, जो पार्टिसिपेटर्स होंगे, उसके हिसाब से हम आगे आपको क्लियर पिक्चर बता पाएंगे इसमें कि सीमेंट स्टॉकिस्ट जो हैं ये कहाँ कहाँ होंगे। हाँ, इतना मेरे को मालूम है कि ये 4 कंपनियाँ जो बिग 4 कंपनीज़ हैं जो इंडिया की, वो कहाँ कहाँ दे सकती हैं, या बांग्लादेश में दे सकती हैं, या श्रीलंका में दे सकती हैं। श्रीलंका तो वैसे ख़राब ही हो गया है, तो अभी क्या कहेंगे उसमें वहाँ पे, लेकिन काम तो चलता रहेगा। कंस्ट्रक्शन का काम ऐसा है, कभी भी रुकता नहीं है। कंस्ट्रक्शन का काम, चाहे आप कहीं वॉर चल गई हो तब भी नहीं रुक सकता, कहीं भूकंप आ गया हो तब भी नहीं रुक सकता, कहीं स्ट्रोम आ गया हो तो भी नहीं रुक सकता। ये काम कभी भी नहीं रुक सकता। कंस्ट्रक्शन का काम एक ऐसा सर्कल वाला काम है, ये पूरे सर्कल बनाता है, मतलब किसी भी एवरेज में ये काम रुक नहीं सकता। बट आपके पास लिंक्स होने चाहिए कि ताकि आप ये काम कर सकें। तो जिस तरह से मैं आपको अभी बता रहा था कि तो ये एक 24 आवर्स और 12 मंथ्स वाला काम है। तो इसके अंदर एक भी दिन फ्री नहीं होता। इसमें जो टेक्निकल स्टाफ होता है वो हम प्रोवाइड कराते हैं, आपको ऑफिसेस प्रोवाइड कराते हैं, सेल्स प्रोवाइड कराते हैं, टेंडर टीम होती है हमारी जो टेंडर्स लेती है, और टेंडर्स लेने के बाद आपकी कंपनी को टेंडर्स दिलवाते हैं। टेंडर्स दिलवाने के बाद आपको काम देते हैं और आप उसको काम को देखते हो। अगर आपके पास इतने एक्सपीरियंस है कि आप अपनी टेक्निकल टीम रख सकते हो तो विल बी गुड, क्योंकि हमारा ही खर्चा बचता है उससे। और अगर टेक्निकल टीम आपके पास में है तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको भी उनको पैसे देने हैं, हमें भी उनको पैसे देने हैं, दोनों चीज़ों में पैसे हैं। बट एक्सपीरियंस किसके पास ज़्यादा अच्छा है और एक्सपर्टीज़ किसके पास ज़्यादा अच्छी है, वो वैल्यू करता है इसमें टाइम टू टाइम। क्योंकि एक दिन भी जो बहुत सारी चीज़ें इसमें रहती हैं कि जहाँ पे प्रॉफिट और मार्जिन कम और ज़्यादा हो सकता है। तो स्टील एजेंसी है जैसे, तो स्टील में भी ऐसे ही रहेगा कि जैसे 3 या 4 रेप्यूटेड कंपनीज होती हैं, टाटा स्टील है, ऐसे जो रेप्यूटेड स्टील्स हैं, उसके अंदर हम स्टॉकिस्ट बनते हैं। और स्टॉकिस्ट जो होते हैं उसका मतलब ये है कि आप अपने अलग अलग सर्कल में कहीं भी स्टील भेज सकते हैं। वो आपके अपने बिज़नेस में भी हो सकती है, जो हमारी अपने सिस्टर कंसर्न कंपनीज चल रही हैं, जो भी हमारी कंपनीज जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं वो चल रही हैं, बाकी जो भी अदर बिल्डर्स चल रहे हैं उनके साथ हम जुड़ सकते हैं। इसमें भी एक्सपोर्ट होता है, इसमें भी इम्पोर्ट होता है। उनको भी ज़रूरत होती है, जो स्टील बनाते हैं उनको भी ज़रूरत होती है कि हमें कौन हमारे साथ सारा स्टॉक ले सकता है और सारे स्टॉक को हम आगे बेच सकते हैं। तो दोनों जिम्मेदारी हमारी रहती है कि इससे स्टॉक लेना भी है, उसको तो हमने पैसे दे दिए, लेकिन हमारा बेचना भी ज़रूरी है। अगर वो बिकेगा नहीं तो फिर हमारे पास मार्जिन कम आता है। इसमें मार्जिन बहुत कम होता है, लेकिन इसमें जब रेट अप एंड डाउन होते हैं तब इसमें कई बार मार्जिन ज़्यादा और कई बार मार्जिन कम होता है। तो इसके अंदर जो भी चीज़ें हैं मैं आपको अभी बिल्कुल लाइन से आपको बता दूंगा, आपको नंबर वाइज, कि कौन कौन सी कंपनी में कितने कितने प्रॉफिट हो सकता है, जो हमने एजम्पशंस निकाली हैं, और जो जो चीज़ें हो सकती हैं उसमें वो कितने कितने थ्रू हो सकते हैं। इसी तरीके से आरसीसी प्लांट मैन्युफैक्चरिंग एंड गिव ऑन द रेंट, ये जो चीज़ हैं ये बिल्कुल डिफरेंट है। एक्चुअली ये डिफरेंट क्या है कि इसमें एक तो आरसीसी प्लांट बनाना है, मैन्युफैक्चर करना है। ज़रूरी नहीं है कि आप आरसीसी प्लांट किसी से परचेज़ कर लें, लेकिन कुछ कंपनीज़ चाइना की या अलग अलग कंट्रीज़ की भी कंपनीज़ हैं जिनके पास आरसीसी प्लांट जो है, ये जो आरसीसी प्लांट है ये एज एन स्क्रैप रहते हैं। कैन यू एज्यूम वो स्क्रैप क्यों रहते हैं उनके पास? क्योंकि आरसीसी प्लांट पिछले 20 साल से लगातार बनते आ रहे हैं, इसमें बहुत सारी कंपनीज हो गई हैं। उनके पास, कईयों के पास ऐसा है कि प्लांट तो पड़े हुए हैं लेकिन उनको रेट तो नहीं मिल रहा, लेकिन उनको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है आज की रेट में, तो वो क्या करेंगे उसमें? तो वो किसी भी रेट पे निकालना चाहते हैं, लेकिन उनको क्वांटिटी चाहिए, क्योंकि उनकी जो पर्टिकुलर जो लेबर है आरसीसी प्लांट बनाने वाली, वो लेबर अगर उन्होंने प्रॉपर वर्क करना है, उस लेबर को, उससे लेबर से वर्क कराना है, तो उसको किसी भी रेट पर बेचना है, उसको किसी भी रेट पे बेचना है, तो वो कोई भी रेट देने के लिए तैयार होता है, लेकिन आपके पास क्वांटिटी होनी चाहिए। तो दोनों चीज़ें हैं इसके अंदर, आइदर और आइदर का मतलब इसमें यह है कि हम आरसीसी प्लांट बना भी सकते हैं, तो
पूरे 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 वर्ल्ड में आप चाहे चाइना का हो, चाहे जर्मन का हो, चाहे कई अलग अलग कंट्रीज़ हैं जिनके बहुत बहुत सारा स्टॉक भी पड़ा हुआ है। हम चाहें तो वहाँ से भी ले सकते हैं, हम चाहे तो स्टील प्लांट बना भी सकते हैं। इसमें टैक्सेशन देखना पड़ता है, थोड़ा सा इम्पोर्ट टैक्सेशन कितना रहता है, कितना होता है, उस हिसाब से हमें भी चेंज करना पड़ता है इसमें। तो आरसीसी प्लांट जो है ये एक रेगुलर होने वाली चीज़ है, और रेगुलर इसलिए आपको फ़ायदा रहेगा इसमें क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद आप इंडिया में और इंडिया के बाहर में भी आप रेंट पे दे सकते हैं। तो जैसे हमारी अलग कंपनी है, हमारी अपनी कंपनी जो कंस्ट्रक्शन वाली है वो भी हमसे रेंट पे ले सकती है, तो उसको फ़ायदा हो जाता है कि उसकी इन्वेस्टमेंट रुक जाती है। आपका जो काम है वो आप आरसीसी प्लांट बना रहे भी रहे हैं और आप उसको मैन्युफैक्चर करके आगे रेंट पे दे रहे हैं, चाहे वो हमें दे रहे हैं, चाहे पहले नंबर वाली कंपनी को दे रहे हैं, दूसरे वाले को, आपको रेंट उतना ही मिलना है। इसमें रेंट चलता रहता है। और आपको क्या ज़रूरत पड़ती है इसके बाद में? अब बड़ी बात सोचने वाली बात है कि इसमें आपको क्या ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें आपको ज़रूरत पड़ती है मेंटेनेंस की। तो ये है एक अलग कंपनी, बिल्कुल। यानी कि आप सोचें कि मैं बिल्कुल एक सर्कल बना रहा हूँ जिसमें हर चीज़ की ज़रूरत आपको अपने इन हैंड बनेगी। अगर आपके पास कभी पैसे की कमी भी रह गई तो आपकी दूसरी कंपनी आपको हेल्प करने के लिए तैयार रहेगी। तो ये है हमारी जो ये जो कंपनी है, ये कंपनी मेंटेनेंस के लिए रहती है। जो आपके जितने भी बड़े से बड़े इक्विपमेंट्स हैं उनके पार्ट्स बनाना और उनको सर्विस करना, ताकि आपके प्लांट्स में प्रॉब्लम ना हो। और अगर आपको उनको रेंट पे देना है तो आप 1 साल 2 साल के बजाय उसको 10 साल तक प्रॉपर रिपेयर करके उसको आप आगे 10 साल तक भी उसको आप दे सकें रेंट पे, ताकि आपके अपने कॉस्ट जो हैं वो निकल पाएँ इसके अंदर। तो ये एक बड़ी डिफरेंट चीज़ है इसके अंदर। मैं आपको अब एक हिंट देता हूँ आपको आज कि ये आरसीसी प्लांट मैन्युफैक्चर, आपको लग रहा होगा कि ये जो आरसीसी ये जो प्लांट और मशीनरीज़ के जो ये रिपेयर सिस्टम है या जिसके मेंटेनेंस है, ये आपको बहुत शॉर्ट लग रहा होगा, बड़ा लग रहा होगा, बहुत छोटा सा काम है। मैं आपको बताता हूँ, इसके अंदर भी 3D प्रिंटिंग आनी शुरू हो गई है, जिसका डिज़ाइन हमारे पास नहीं है अभी, बट बन रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ये है कि अगले 2 साल में हम उस डिज़ाइन को हम वो कर लेंगे, इस डिज़ाइन को बना भी लेंगे और सर्टिफाई भी गवर्नमेंट से करवा लेंगे कि अगर हमें कोई भी इसका बड़े से बड़ा पार्ट अगर इसको बनाना है, अगर कोई भी बड़े से बड़ी जो मशीन्स हैं, जो 6-6 करोड़ रुपए की, 10-10 करोड़ रुपए की, 20-20 करोड़ रुपए की जो मशीन्स आती हैं, उसका एक पार्ट ढूंढने के लिए हमें जर्मनी, इंग्लैंड, हर जगह जाना पड़ता है और ढूंढना पड़ता है कि वो प्लांट और उसकी पार्ट्स की जो कीमत है, उसकी कीमत का कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता, क्योंकि अगर आपको उस चीज़ की ज़रूरत पड़ गई तो वो कितने भी रेट पे लेना पड़ेगा, अदरवाइज़ पूरी मशीन ख़राब है। तो हम इसके लिए जो 3D प्रिंटिंग वाली जो 3D प्रिंटर की बात मैंने आपको कंस्ट्रक्शन में बताई थी, सबसे शुरू वाले उसमें, तो ये 3D प्रिंटर है। इसके अंदर हम एक पूरा इक्विपमेंट 3D प्रिंट कर सकते हैं। यानी कि आज आपको एक पार्ट की ज़रूरत है और वो पार्ट आपको ना जर्मनी में मिल रहा है ना आपको कहीं और मिल रहा है, लेकिन वो पार्ट अगर आपको मिल जाए तो आपकी मशीन आज चालू हो जाएगी। नहीं तो 1 महीने तक, 2 महीने तक, 3 महीने तक, जब तक वो पार्ट नहीं मिलता तब तक आप वो कर नहीं सकोगे। अब क्या करोगे इसके लिए? आप स्क्रैपर के पास जाओगे। कितनी कंट्री में आप स्क्रैपर के पास जाओगे? मान लो इंडिया में नहीं है, इंडिया के बाहर नहीं है, आप वो मॉडल देखोगे, उस मॉडल में कौन सी मशीन लगी, कौन से पार्ट लगा। अगर उसका डिज़ाइन हमारे पास अवेलेबल है और हम उसका डिज़ाइन मंगवा लेते हैं उसी कंपनी के थ्रू जिसकी पार्ट लगा हुआ है, तो वो पार्ट जो है हम हार्डली 3 दिन के अंदर तैयार करके आपको दे सकते हैं उस 3D प्रिंटर इक्विपमेंट के साथ में। तो ये छोटा बिजनेस ही, इसको भी एक स्टार्टअप कहा जाएगा। जैसे ऊपर का स्टार्टअप मैंने बताया कंस्ट्रक्शन के बारे में, यही एक स्टार्टअप भी है जो आपके जितने भी पार्ट्स होंगे, बड़ी से बड़ी मशीन के जो पार्ट्स हैं, वो आप 2 या 3 दिन के अंदर उसको बना के प्रिपेयर करा के और आप अपने लिए भी यूज़ कर सकते हो, वो उसको मार्केट में भी सेल कर सकते हो। तो ये छोटा बिजनेस ना समझे इसके। और इसके साथ जुड़ा हुआ है स्क्रैप। अब इसको भी आप बिल्कुल सोचिए मत, क्योंकि आपको जो नॉर्मल आज तक समझाया गया है इंडिया में कि स्क्रैपर से कबाड़ी, तो आपको बिल्कुल यकीन बताऊं कि आपसे बड़े से बड़ा बिजनेसमैन आपने देखा होगा, किसी की 100 करोड़ की टर्नओवर होगी, किसी की 400 करोड़ की होगी, किसी की 500 करोड़ की होगी, ये सब स्क्रैपर के आगे झूले खाते हैं। एक स्क्रैपर की टर्नओवर कितनी हो सकती है, इसका अंदाज़ा आप ये लगाइए कि बाबा रामदेव की मेडिसिन भी कम पड़ जाएंगी उसके अंदर। अगर
स्क्रैपर जो होता है, यानी कि जो कबाड़ी होता है, वो कबाड़ी छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है। अब इसको मैं बड़ी आसान से भाषा में आपको समझाता हूँ कि ये स्क्रैपर और जो कबाड़ी जिसको हम कहते हैं, ये करते क्या हैं, किस तरह से ये अपना काम कर सकते हैं और किस तरह से हम इस कंपनी को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और किस तरह से हमारी प्रिक्योरमेंट वाले, इसमें प्रिक्योरमेंट ज़्यादा लगती है, सेल वाले तो बहुत सारे लोग होते हैं इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर प्रिक्योरमेंट वाली चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं कि आप जो कबाड़ी ले रहे हैं या जो आप स्क्रैप ले रहे हैं, इसके अंदर आप कितना मार्जिन ले सकते हैं और क्या रेट आगे दे सकते हैं। तो इसलिए बहुत इंटेलिजेंस की ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा, और बहुत ही गंभीर चीज़ है, क्योंकि इसमें नुकसान भी हो सकता है और फ़ायदा भी हो सकता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें इसमें सोचनी पड़ती हैं। तो वो पूरा सिस्टम बनाना पड़ता है, उसके हिसाब से आपको पता लगता है कि कौन सी चीज़ कितने में बिक सकती है। मैं बताता हूँ आपको कि इसमें बड़े से बड़े शिप आपने देखे होंगे, 300 मीटर के, 200 मीटर के शिप भी होते हैं जो स्क्रैप में लेते हैं। आपको क्या लगता है 200 मीटर का या 100 मीटर का या 50 मीटर का जो शिप है वो कितने में आ जाता होगा आपके स्क्रैप के? उसका अगर एक्चुअली आप उसका नॉर्मल प्राइस जानेंगे नए का, तो वो 300 करोड़, 400 करोड़, 500 करोड़ और 5000 करोड़ तक भी जाता है। और जब वो बिकता है तो वो 200 करोड़, 100 करोड़, 50 करोड़, 25 करोड़, 20 करोड़ में भी जाता है। नाउ आपको फिर उसके बाद बात होती है कि उसके अंदर आपने क्या काटना है, किस तरह से किसको बेचना है, ताकि आप उसमें मार्जिन ले सकें। आप दूसरे सिस्टम पे आता हूँ, मान लीजिए आप बहुत सारी केबल्स हैं, बहुत सारी केबल्स होती हैं। अब आपको तो मालूम है, जब आपने केबल्स लेने गए तो जो नई केबल्स है वो 300 रुपये मीटर है, 500 रुपये मीटर है, 1000 रुपये मीटर है। जब आप उसको लेने के लिए तो आपने उसका दाम लगाया 10 रुपये मीटर, 15 रुपये मीटर। तो आपका मार्जिन आप देखिए कि आपके पास तो पहले से ही 90% मार्जिन है, बट आपको बेचना सही जगह पर है। अब इसी जगह तीसरी जगह पे मैं आपको उदाहरण देता हूँ। तीसरी जगह पे एग्जांपल देता हूँ, बड़े से बड़ी आज की डेट में आप जैसे सुन रहे होंगे, बहुत सारे NPS हो गए हैं, बहुत सारी कंपनियाँ जो हैं बिक रही हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। क्या करें, मतलब कोई छोटी सी कंपनी होती है, वो बड़ी सी कंपनी होती है, 300 करोड़ की, 3000 करोड़ की, 5000 करोड़ की। जैसे आपने रुचि सोया को देखा होगा, जो अभी बाबा रामदेव ने ली है, इससे पहले अडानी जी लेना चाहते थे। तो ये जो कंपनीज़ हैं, ये एक टाइम में रुचि सोया 3000 करोड़ की कंपनी हो गई थी या 4000 करोड़ की कंपनी हो गई। कितने में खरीदी उन्होंने, आप बताइए कितने में खरीदी? सिर्फ 5%, 10% के रेट में। उसकी जितने बिल्डिंग्स हैं, प्लांट्स हैं, किसके हैं? आज जिस कंपनी ने उसको ख़रीदा है, उसके सारे प्लांट, सारी लैंड सब उसकी है। किसके थ्रू आती है ये बैंक्स के थ्रू आती है। ये जो बैंक्स उसको लोन देते हैं, वो बैंक्स कहते हैं कि हमारे पास, सपोज़ करें कि उसने, किसी कंपनी ने 200 करोड़ का कर्जा लिया हुआ है, या आप इसको मान के जगह 100 में चलते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि 100 करोड़ रुपये कर्जा लिया हुआ है। अब बैंक कहता है कि मेरा इसके ऊपर जो अमाउंट बनता है, जो इसका लोन लिया होता है, इसने 50 करोड़ रुपये का लिया हुआ था, या 25 करोड़ का लिया हुआ था, या 20 करोड़ का लिया था, तो उसने 20 करोड़ में 10 करोड़ चुका रखे हैं, लेकिन उसके बाद 10 करोड़ नहीं है अब देने के लिए। तो आप उस कंपनी के साथ नेगोशिएट कर सकते हो। उस बैंक को आपको 50 करोड़ देने की जरूरत नहीं है, वो अपना ही पैसा मांग रहा है कि मेरे को 10 करोड़ दे दो तो आज ही ले जाओ इसको, 15 करोड़ दे दो तो आज ही ले जाओ उसको। वो मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू लगाता है, फिर उसके बाद वो ऑक्शन करता है। उस ऑक्शन में आपके पास उसी टाइम में आपके पास फंडिंग होनी चाहिए। हो सकता है आप उसको 10 करोड़ में ले जाओ, उसको 15 करोड़ में ले जाओ, और आपको उसको असेस करना पड़ता है कि भाई कितना उसके पास में है। तो वो मार्जिन ये चीज़ आप कितने में ले जाओगे, कितने में नहीं कर जाओगे, तो इसकी कोई वैल्यूएशन नहीं है, इसकी आप वैल्यू नहीं लगा सकते। इसमें कई एकड़ों के हिसाब से भी लैंड हो सकती है, कई एकड़ों के हिसाब से मशीनरीज हो सकती हैं, प्लांट्स हो सकते हैं। उस प्लांट को आप दोबारा चालू भी कर सकते हो। उस राइस प्लांट हो गए, शुगर प्लांट हो गए, जो पहली बार शुगर प्लांट लगाता है तो इतना महंगा मिलता है उसको, शुगर प्लांट बना रहे हैं जी, इससे बड़ा राजा कोई नहीं शुगर। जब वो बेचता है तो उससे पूछो, वो जो बेचारा 40 करोड़ में, 20 करोड़ में, 25 करोड़ में बेच रहा होता है, लैंड के साथ। आप यकीन माने, लैंड के साथ। वैसे लैंड लेने जाओ तो वो भी नहीं मिलती, लेकिन बैंक के थ्रू मिल सकती है। बैंक को तो उतना ही पैसा चाहिए ना, जितना पैसा उसको लगाना है, या जो उसके ऑक्शन में आ रहा है, जो उसको ऑक्शन अच्छा कर देगा उसके ऑक्शन में आ जाएगा। तो ये जो इसको जो 8 नंबर पे है, आप इसको बिल्कुल भी मत वो करिएगा। ये कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में मेंटेनेंस भी है, इसमें स्क्रैप भी है। ये तीनों कंपनी मैंने एक साथ इसलिए डाली हैं क्योंकि जो स्क्रैप लेता है वही मेंटेनेंस भी कराएगा। यानी कि बड़े से बड़ा प्लांट लिया, बड़े से बड़ा प्लांट, अगर उसका मेंटेनेंस का सिस्टम नहीं रहेगा, तो वो, अगर उसके बारे में उसको जानकारी नहीं रहेगी, तो वो कभी मेंटेन नहीं हो पाएगा, और मेंटेन नहीं हो पाएगा तो वो अच्छी तरह से बेच नहीं पाएगा। तो इसलिए ये कंस्ट्रक्शन जो है, ये जो कंस्ट्रक्शन,
मेंटेनेंस एंड स्क्रैप है, स्क्रैप एंड मेंटेनेंस है, ये इसीलिए वर्क करता है। तो आप इस बात को समझ चुके होंगे। इसके बीच में कोई क्वेश्चन होगा आप मेरे से सैटरडे संडे में मेरे से बातचीत कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा लें और काम करवा लें। दूसरा, आपको कंस्ट्रक्शन लेबर हायर से सर्विसेज हैं, ये एक HR सिस्टम है जिसमें लेबर भी रहती है और सब चीज़ें भी रहती हैं और बहुत सारी चीज़ें इसमें रहेंगी जो आप इसमें एक तरह का HR सिस्टम है। तो इसके अंदर आपके पास सर्विसेज रहती हैं, आपके पास सैलरी देने के पैसे होने चाहिए दैट्स इट, और उसके बाद फिर आपका काम चलता रहता है। तो ये इस तरह का वर्क है। इसमें आपको मैं बता देता हूँ कि ये सारे वर्क जो हैं ये इंडिया भी है और इंटरनेशनल भी है। आपसे मेरे से मत पूछेगा कि ये यूरोप में ज़्यादा चलेगा, या ये मत पूछेगा ये जर्मनी में ज़्यादा चलेगा, या ये ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा चलेगा, या ये मिडल ईस्ट में चलेगा, या हम इधर की तरफ आ जाएं। और मेरे से बिल्कुल मत कहिएगा कि आप इस कंट्री में करें और इस कंट्री में ना करें। बिज़नेस का पहला नियम, जहाँ से पैसा आ रहा हो हमें वहाँ से करना है काम, और जहाँ से हमारे पास अच्छे रेट्स आ रहे हैं डेफिनेटली वी हैव टू डू दैट ऑल द वर्क्स। और इसके बारे में जो भी जानकारी हो सैटरडे संडे को बात कर लेते हैं। सैटरडे संडे को आप मेरा रजिस्ट्रेशन करें, मेरे से जुड़ें, जो पार्टिसिपेटर्स हैं वो भी जुड़ें और जो नॉलेज लेना चाहते हैं वो भी जुड़ें। बट नॉलेज वाले एक ही क्वेश्चन को रिपीट ना करें, अदरवाइज़ आप रिपीट करेंगे, एक ही एक क्वेश्चन बार बार रिपीट करेंगे, आप उसका आंसर सुन लें, अगर वही क्वेश्चन आपके दिमाग में तो दोबारा ना पूछें वो। तो आप ये बिल्कुल जानकारी में रखिएगा कि अगर एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया, क्योंकि अगर मल्टीपल क्वेश्चंस आते हैं और मल्टीपल कंपनीज़ के लिए आते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे को 1 घंटे के सेशन में वो सेशन पूरा करना। अदरवाइज़ फिर मेरे को इस पे फिर मेरे को मॉनिटरी सिस्टम पे जाना पड़ेगा कि जो रजिस्ट्रेशन कराएगा तो अभी मैं आंसर दूंगा, अदरवाइज़ मैं इतने आंसर देते देते तो मैं भी परेशान हो जाऊंगा। तो इसलिए अगर आप एक आंसर सुन लें तो दोबारा उसको रिपीट ना करें और दूसरे को मौका दें वो क्वेश्चन पूछने का। तो दोबारा अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।